बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम साकिब और आज की गलबात बड़ी इंपॉर्टेंट हालात हाजरा के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आजकल जो मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी ही फिक्री और सियासी तब्दीली के मराहल में दाखिल है तो ये बेजा ना होगा। और क्योंकि एक तरफ तो हमारे नए सूबों की, दूसरी तरफ 28वीं तरमीम की बात चल रही है, कभी जो छोटे यूनिट्स की बात, इंतजामी यूनिट्स की बात चल रही है, और कहीं पे इमरान खान की रिहाई की भी बात हो रही है। उनकी कोई, आप ये समझने के कोई डील की बात चल रही है कि शायद वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए। जब हमारा ये पॉडकास्ट अब तक पहुंचेगा उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। जाहिर है इसको 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन इस सारे मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने फिक्री नशिस्त रखी है। ये बड़ी एजाज़ की बात है। हमारे बड़े भाइयों जैसे दोस्त भी हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, जनाब सलमान आबद साहब। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ नहीं माई प्लेयर। अब भाई ये पिछले दिनों से ये जो एक खबरें चली, मोहसिन नकवी साहब ने कहा, फिर उसके बाद हमारे तर्जमान पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, उन्होंने कहा, उसके बाद बड़े सेमिनार हो रहे हैं। कल परसों भी एक सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में। तो ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि शायद नए सूबे बने। तो आपको क्या लगता है, आपका तजिया क्या कहता है? देखिए नईम साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का रियासत का निज़ाम और हुकूमत का निज़ाम इस नहज पे पहुंच गया है कि ये मौजूदा हालात में आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एहसास इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है, इसका एहसास मुल्क के अहले दानिश में भी है, और इसका एहसास मुल्क की बेशतर सियासी जमातों के अंदर, कुछ इनफरादी लोगों के अंदर भी है कि जिस तरीके से मईशत, जिस तरीके से सियासत, जिस तरीके से हम सफारत और जिस तरीके से हम जो है ना जमहूरियत को चला रहे हैं, ये चलेगा नहीं। और जैसे आपने खुद कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने इतराफ़ किया है, ये कोई पहला इतराफ़ नहीं है। इससे पहले भी बेशुमार लोग इतराफ़ कर चुके हैं। वजह क्या है? वजह है लोग जिनके ऊपर रियासत का निज़ाम खड़ा होता है, हुक्मरानी का निज़ाम जो लोगों को रिलीफ देता है सियासी तौर पे, माशी तौर पर, वो तो मिल नहीं रहा। आपका अदालती निज़ाम, आपका सहाफ़ती निज़ाम, आपका सियासी निज़ाम, आपकी जमहूरियत का पार्लिमानी निज़ाम और आपका आम आदमी का तबके का निज़ाम, ये सब चीज़ों पे सवालिया निशान है। अच्छा, अब ख्याल ये था कि ये जो अरेंजमेंट है, इस वक्त पॉलिटिकल बंदोबस्त हुआ इमरान खान के बाद, इसको आप समझिए 5 साल हो गए। पहले 1.5-2 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर 5 साल। ये सियासी बंदोबस्त भी नाकाम हो गया। इन्होंने दावा किया था कि हम सबसे ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं और हमारे पास सबसे ज्यादा सलाहियत है, लेकिन ये मईशत को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हुए। ये तो अल्लाह भला करे कि पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने छिक्के लगा दिए। अब अमेरिका ईरान के तनाजुर में ये जो अभी 3 सैफरी दिफाई माहिदा हुआ, जो भारत के साथ मामलात हुए, तो पाकिस्तान किसी जगह पर एक इज्जत के साथ खड़ा हो गया आलमी पॉलिटिक्स में, वरना तो हम सब जगह पे डूबे। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कामयाबी मिली है, उसके पीछे भी हमारी अस्करी क़यादत का ज़्यादा हाथ है। उसकी वजह यह है कि दुनिया उनको देख रही है। दुनिया शहबाज शरीफ साहब को नहीं देखती, दुनिया सागदार साहब को नहीं देखती। फिर आप देखिए कि इसमें ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा के मुकाबले में जो नायब वज़ीर आज़म है, आपने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देखी मोहसिन नकवी की। उनको बड़ी स्पेस मिले। तो ये निज़ाम तो इस तरह से चलेगा। अच्छा, ये डिबेट भी बड़ी पुरानी सी रही है कि नए इंतजामी यूनिट होने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए। अब आइन के अंदर जो तरीका कार है कि सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत जो पंजाब असम्बली कर चुकी है, ठीक है, साउथ पंजाब के कंटेक्स्ट में 1 हज़ारा के हवाले से करारदाद पास हुई है केपी की असम्बली में। सिंध में और बलूचिस्तान में तो ऐसी कोई करारदाद नहीं है। ठीक है। तो पहले तो आपको सूबाई असम्बलियों से करारदाद लेनी है, फिर उसके बाद आपको कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद लेनी है। ये बड़ा मुश्किल मरला है। अच्छा, और वो भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। इसका मतलब है कि बड़े सोच समझ के ये ताने बाने बनाए गए थे कि अगर आइन में इसकी गुंजाइश भी रखनी है तो ऐसी गुंजाइश रखी जाए जो मुमकिन ना हो सके। तो इसलिए अब लोग ये कहते हैं कि ये जब तक पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI मिलकर इस पे इत्तफाक नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अक्सरियत है जी, ठीक है ना। तो ये ताने बाने तो बनेंगे। अच्छा, अब अगर इसका आपने आईनी हल नहीं निकाला तो उसमें एक आईनी तनाज़ा शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी खासतौर पे अपनी रिजर्वेशन रखती है। इसका एक दूसरा ऑप्शन जो है ना, वो DGISPR की ब्रीफिंग में था।
और टफ लफ्ज एक था, इशारा ही काफी होता है कि अवाम से रहनुमाई ली जाए। अब अवाम से रहनुमाई लेने का मतलब है कि आप रेफरेंडम करा के देख लें, लोग अगर इसके ऊपर इतफाक करेंगे वो उस पर आ जाएंगे। ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट था। तीसरा ये है कि आप इंतजामी यूनिट को, जो हमारा डिविजनल लेवल है, 32 डिवीजन पाकिस्तान, उसके लिए कोई कानूनी बंदिश नहीं है, उसको आप उसको इतना एम्पावर कर दें कि वो सारे के सारे वो चीजें ले आए। और एनएफसी अवार्ड जो है वो पीएफसी के मुकाबले में एनएफसी डायरेक्टली इंतजामी यूनिट को बराह रास्त पैसे दे दे, उससे भी मसला हल हो सकता है। हाँ, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अब एक सीरियसनेस है। ये मैं आपको बता देता हूं बतौर इंफॉर्मेशन भी कि सीरियसनेस है। वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये अलग बात है, और वो माजी में भी कोशिशें होती रही हैं। लेकिन एक चीज जो दुनिया ने सीखी है ना, नहीं, वो ये है कि जितने ज्यादा इख्तियारात आप निचली सतह पे मुंतकिल करते हैं, लोगों को सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात देते हैं, उतना ही निज़ाम ठीक होता है। देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कि लाहौर से बैठ के चीफ मिनिस्टर राजनपुर के मामला हल करे, कराची से बैठ के आप दादू सिंध के आखिरी हिस्से तक, जैकबाबाद तक जाएं, इसी तरह से KPK से चले जाएं, इसी तरह से बलूचिस्तान से जाएं। भाई ये लाहौर में बैठ के ग्वादर के हल करें। अब आप देखिए ना, मियां आमर महमूद थे एक जमाने में लाहौर के नाज़िम, ठीक है। मैं रावी हूँ जनरल मुशर्रफ के निज़ाम का, मैंने उस पर किताब लिखी। हाँ, आपकी बल्दियाती निज़ाम, बिल्कुल मुझे पता है, आपकी एक्सपर्टीज है। जी, अब जो बल्दियाती निज़ाम या मुकामी हुकूमतों का निज़ाम मियां आमर महमूद का चला, हालांकि वो सुलह जो आदमी है, लड़ाई करने वाले आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने परवेज लाई के दौर में जितनी सुलह जोई के साथ डिस्ट्रिक्ट निज़ाम चलाया कामयाबी से, बिल्कुल ऐसे, वो आप उसको इतराफ करें उसको। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट नाज़मों ने बड़े कामयाबी से चलाया, लोगों को रिलीफ मिला। इसलिए आज आप लोगों से रेफरेंडम करवा लेना कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कौन सा है, तो लोग कहेंगे जनरल मुशर्रफ का 2001 का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, बुनियादी बात ये है कि हमें नए सूबे अगर बनाने हैं तो सूबे जरूर बनाएं आप, उसका आईनी तरीकाकार भी है, उसके दूसरे तरीक़ाकार भी है, वो आप इख्तियार करें। लेकिन ये याद रखें कि ये कहना कि सूबे बन जाएंगे तो फिर लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस फिर भी रहेगी, क्योंकि वो छोटा है ना यूनिट, तो वहां पे भी लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो सिस्टम चलेगा। तो ये आप समझिए कि जैसे 18वीं तरमीम में हुआ ना जी, कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात देने थे, वो दे दिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देने थे, लोकल ने तहसील को देना था, तहसील से वो टाउन और यूनियन तक जाना था। अगर आप इस सर्कल को अडॉप्ट कर लें तो वो चलाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बात एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ रही है कि IMF और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बार बार पाकिस्तान के क्राइसिस पे 3 बातें कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी, एक गवर्नेंस, एक दहशतगर्दी, और तीनों का ताल्लुक गवर्नेंस के साथ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और वो कहते हैं अगर आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होगी, तो आप ना सिक्योरिटी ठीक कर सकेंगे, ना मईशत ठीक कर सकेंगे, ना सियासत ठीक कर सकेंगे। अच्छा, ये आप समझते हैं कि हल जो जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है सुभान भाई, उसमें हमने ये देखा है कि वो जो बल्दियाती निज़ाम था, जिसकी वजह से जो उसके सम्राट थे वो आम आदमी तक पहुंचते थे, निचली सतह तक जाते थे, वो इसके आने के बाद क्यों खत्म कर दिए गए? नईम साहब, इसमें एक बड़ी बुनियादी गलती जनरल ज़िया-उल-हक के निज़ाम के अंदर से आई थी। 85 के जिस वक्त इंतखाबात हुए ना, तो पहली बार MPA MNA के लिए डेवलपमेंट फंड आए, ठीक है, और उनको कहा गया कि MNA MPA को डेवलपमेंट फंड मिलेंगे। 77 की असेंबली और 70 की असेंबली में डेवलपमेंट फंड नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद 85 में इंतखाबात हुए, तो जब आपने 85 में आके डेवलपमेंट फंड रख दिए, तो वो MPA MNA के लिए तो बड़ी लॉटरी निकल आई, उनको करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है डेवलपमेंट फंड के नाम पे। अब MPA MNA किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि उनके डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट आए। हाँ। ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसकी वजह क्या है? अगर वो लोकल गवर्नमेंट आएंगी तो डेवलपमेंट फंड नीचे जाएंगे ना, हाँ। तो इनके हाथ से में तो नहीं आएंगे। हाँ। ये जनरल मुशर्रफ ने कहा था जब तनवीर नकवी साहब चेयरमैन थे NRB के, तो उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट फंड MPA MNA को नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट पे करेगा। तो उस पर आपको याद होगा चौधरी शुजात ने कहा था फिर असी की चने खाना है, असी की करना है। तो फिर वो जिस वक्त जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कंप्रोमाइज हो गया, फिर वो डेवलपमेंट फंड इनको मिल गया। मैं अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि मौजूदा असम्बलियाँ, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और सूबाई हुकूमतें हैं और कौमी असम्बली के अरकान हैं, इनकी मौजूदगी में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी रुकावट है, और ये डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन के हामी नहीं है। अब इसकी एक और मिसाल बताता हूँ। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है कि आपने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है,
हाँ जी ये क्या कर रहे हैं, कंपनियां और अथॉरिटियां बना रहे हैं जी। पंजाब को 55 कंपनियों से चलाया जा रहा है, सिंध को चलाया जा रहा है, केपी को चलाया जा रहा है, बलूचिस्तान। अच्छा, वो कंपनियां किसके मातहत है? वजीर के मातहत नहीं है, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के मातहत है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर के मातहत है तो वो सिस्टम फिर उनके नीचे नहीं जा रहा, इसलिए वो लोकल गवर्नमेंट से क्लैश करता है। तो जब तक आप डेवलपमेंट फंड खत्म नहीं करेंगे, देखिए ना, अगर लोकल गवर्नमेंट ने भी डेवलपमेंट करनी है जी, प्रोविंशियल असेंबली ने भी डेवलपमेंट करनी है, और कौमी असेंबली ने भी सड़कें बनानी है, और सेनेट ने भी सड़कें बनानी है, तो ये तो आपस में लड़ पड़े। हाँ ठीक है। तो ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सूबाई असम्बलियों का किरदार है, कौमी असम्बली का किरदार है, जो डेवलपमेंट फंड पे अपनी नजर रखते हैं और उनका ख्याल है कि अगर ये नीचे चला गया लोकल गवर्नमेंट को, तो फिर हमारी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, जिसमें हमारा किरदार सिर्फ कानून साजी का है, उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। अच्छा, इसमाइल भाई कि दुनिया में कहीं और कोई ऐसी मिसाल है जहां एमपी एमएनएस को या लेजिस्लेटिव जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनको फंड दिए जाते हैं? डेवलपमेंट फंड कोई नहीं मिलता, वो स्कीमें दे सकते हैं। ठीक है, वो स्कीमें दे सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इदारे, वो खुद उसको करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया जी 5-5 अरब रुपए पर एमपीए को और पर एमएनए को हमने दे दिए। इस किस्म की सियासी रिश्वत कहीं नहीं दी जाती। और आपको पता है कि इस तरह की जब ग्रांट्स आती हैं हाँ, उसका ज़िया होता है। एक बात बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से दुनिया में ये भी नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके या चीफ मिनिस्टर खड़ा होके कहे जी मैं 5 अरब रुपए, नवाज शरीफ साहब का दिल करता है जी मैं 10 अरब रुपए आपको दे रहा हूँ, मैं चलिए 10 अरब नहीं देता, मैं 20 अरब रुपए दे देता हूँ। कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो हमारे यहाँ ये जो सारा डेवलपमेंट का सारा खेल है ना, ये डिस्पैरिटीज के ऊपर बेस करता है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस करता है, अनजस्टिस के ऊपर बेस करता है। और इसीलिए आप अभी हालिया जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है ना, मैं सिर्फ उसका एक फिगर कोट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 3.25 करोड़। और ये 3.25 करोड़ बच्चों में से 96 लाख यानी 1 करोड़ बच्चा पंजाब से बाहर, जिसको हम कहते हैं सबसे ज्यादा तरक्की हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि पंजाब से 96 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। फिर आप साफ पानी देखें, आप में से कोई बंदा नलके का पानी नहीं पीता, आप सब मिनरल वाटर की बोतल पीते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें देखें, पानी निकासी आपका मामला देखें, तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो चीफ मिनिस्टर खुद हल कर रहा है, जो कि उसके काम नहीं है। तो जो पॉसिबल ही नहीं होता सारे मसले हल कर, वो अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट नाज़म हो, तहसील नाज़म हो, उससे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई सिस्टम हो सकता है जो डेवोल्यूशन को इंश्योर कर सके। अच्छा, यहीं से मेरा एक वो थोड़ा सा वो कह लेना कि दिलचस्प सवाल पैदा हुआ कि हमारे यहाँ हमारे सिस्टम ने या एक रिवाज बन गया कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर खड़े होके एक कोई डेवलपमेंट की फंड अनाउंस कर सकता है, वो स्कीम अनाउंस कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि जो एक दफा आता है वो दोबारा नहीं आता, लोग उनको कबूल नहीं करते, हालांकि रिश्वत भी हमको उनको बहुत देते हैं। नहीं, आपके यहाँ तो देखिए ना, कोई अगर आप अंदाजा लगाएं, कौमी असम्बली में कोई 50% लोग तो वो हैं जो मुस्तकिल असम्बली का हिस्सा रहे हैं, ठीक है। वो हर दफा कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आते हैं, खासतौर पे रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वहां पे चीजें हैं और वो वहां पे उनका कंट्रोल्ड है। शहरों में अलबत्ता आपको कोई फर्क नजर पार्टियों की बात कर। अच्छा, अब पार्टियों की बात भी सुन लें। अब 2/3 मेजोरिटी से तो हुकूमतें नहीं बनती जी। अब इक्वलेशन बेस्ड हुकूमतें बननी शुरू हो गई हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट को सूट करती हैं, उनको दबाव में लाके रखना है, उनके ऊपर प्रेशर्स बिल्ड करना, उनसे 26वीं तरमीम मंजूर करवाना, उनसे 27वीं तरमीम मंजूर कराना। 2/3 पार्टी होगी तो वो भी इस तरह से नहीं चल सकेगा। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये एक फ्रजाइल सिस्टम है और इसमें पॉलिटिकल पार्टियां रिफॉर्म्स नहीं करती, ना उनके इंतखाबात होते हैं। सिवाय जमात इस्लामी के अलावा किसी पार्टी में इंतखाबात का तसव्वुर नहीं है। हमने मियां तुफैल मोहम्मद के बाद काजी हुसैन अहमद के बाद सैयद मुनव्वर हसन, सिराजुल हक के बाद हाफिज नईमुर रहमान देख लिया। बाकी जमातों में तो शरीफ खानदान है, बाकी जमातों में तो जरदारी खानदान है। इमरान खान साहब का आखिरी इलेक्शन हुआ है, इमरान खान ही जब से उनकी पार्टी बनी है वही इस वक्त है, फजलुर रहमान है। तो ये जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये बेसिकली अच्छा आपने वो चीजें नहीं बन सकती। सलमान भाई, आपने एक बात की कि किस एस्टेब्लिशमेंट उनको दबाव में रख सके। मेरी एक सवाल का जवाब दिए। यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है कि क्या अगर एस्टेब्लिशमेंट का भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारे सियासतदानों पे दबाव या डर या जो भी इसको आप कह लें ना हो, तो फिर इन फंड्स के साथ ये क्या सलूक करें? वो और से ज्यादा बुरा सलूक करेंगे, और ज्यादा बुरा सलूक करेंगे अगर इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के ये चेक ना हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपने सिस्टम को कामयाब करना है। मैं एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत के दरमियान कोलिशन का हामी हूँ। मैं, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी, जी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। मैं अब भी इसका हामी हूँ कि आपको एस्टैब्लिशमेंट
को आप रूल आउट नहीं कर सकते पाकिस्तानी सियासत में। जिस किस्म की पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात हैं, अफगानिस्तान के हालात हैं, भारत के हालात हैं, इलाकाई पॉलिटिक्स है, तो आपको कुछ चीज़ों में उनको जोड़ना है, उनके साथ रखना है, और कुछ चीज़ों में सियासत को फैसले करने हैं, कुछ चीज़ों में सिक्योरिटी के फैसले ये करने हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया, और पूरे सिस्टम को करप्ट करके दौलतें बनाने का जो खेल है वो इतना आगे लेके चले गए हैं कि मैंने नॉम चॉम्स्की की मिसाल आपको दी थी कि नॉम चॉम्स्की कहता है ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है, ये कॉर्पोरेट मीडिया है, ये कॉर्पोरेट जमहूरियत है। जहां पैसा जिसके पास है ना, बस उसकी माया है, ये उसकी जमहूरियत है, उसका मीडिया है, उसकी आवाज है, बाकी किसी की आवाज नहीं है। तो पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है वो ताकतवर बन गया है, जो सियासी कारकुन है उसको कोई पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे सियासी निजाम में आम आदमी की कितनी स्पेस हो सकती है, मां सवाई ये कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने की। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, एक और बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि 28वीं तरमीम हो रही है। 28वीं तरमीम के आप जितने भी वीलॉग देखें, हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे तजिया निगार हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि आपके नज़दीक अगर 28वीं तरमीम होती है तो उसके पीछे क्या सियासी मुहर्रकात होंगे, कौम को रिलीफ देना है, ये क्या करना? देखिए, इस वक्त जो 28वीं तरमीम का मसवदा ज़ेरे बहस है, उसमें तो NFC अवार्ड है, ठीक है, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का, जो सूबों के पर बहुत ज्यादा चला गया, वफाक उसे अपने आप को कमजोर समझता है। दूसरा, उसमें नए सूबों की तश्कील का मामला आ गया, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ आ गई है। तो ये सारी जो इतनी बहस इंतजामी यूनिट की चल रही है, इसीलिए वो अभी तक डिले है, क्योंकि उस पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि सारा इत्तफाक राय हो, और मेरी इतलात के मुताबिक स्टैब्लिशमेंट PTI से भी इत्तफाक राय मांग रही है, और उनके साथ भी पसे पर्दा जो मामला चल रहे हैं उसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि वो भी इसकी सपोर्ट करें। अभी आपने देखा एक मुज़ाकरा जो मैं और आप TV पे देख रहे थे, जी जी, उसमें PMLN के लोग भी बैठे हुए थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे, उसमें PTI के लोग भी बैठे हुए थे, SDPI का जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये इत्तफाक राय लाहौर में हुई। तो ये चीजें तो हो रही हैं। तो 28वीं तरमीम का मकसद इस्लामाबाद में हुई, इस्लामाबाद। तो 28वीं तरमीम का तो मकसद यही है कि इसमें वो जो गैप रह गए थे, जो 26वीं और 27वीं में नहीं हो सके, वो होने जा रहे हैं। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो एक और हो रही है, वो है इमरान खान के हवाले से। जी, वो जो डेवलपमेंट है वो ये है कि क्या 27 सितंबर से पहले इमरान खान को कोई बड़ा रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च ना हो, ठीक है, और किसी भी सूरत में स्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करता, ठीक है। PTI के अंदर जो क़यादत है, जो प्रो स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात चाहती है, वो भी चाहती है कि कोई लॉन्ग मार्च एडवेंचर ना हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक दरमियानी रास्ता निकालना है। तो एक दरमियानी रास्ता ये है कि इमरान खान को वो रिहाई से ज्यादा पहले रसाई दे दी जाए, ठीक है, और रसाई उनको घर तक दे दी जाए, उनको लाके इलाज के लिए रखा जाए, और उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो खत्म करती जाए। वो इसी सिलसिले में जो केस अदालत में दायर कर दिया वो भी इसी सिलसिले में है। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी तय हो रहा है कि वो जो इमरान खान की जबान बंदी थी ना 2-2.5 साल वाली, वो तो नहीं होगी। अच्छा, वो उसके लिए इमरान खान राजी नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन ये कहा जाएगा कि इमरान खान सख्त की मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे, जरा स्लो पॉलिटिक्स करेंगे, मामलात को आगे लेके चलेंगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां नहीं बनाएंगे। तो कुछ यकीन दहानियां उनसे मांगी जा रही हैं। अभी ये होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन ये चलेगा। इसमें एक और दिलचस्प बात जो सुनने वालों के लिए है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के अंदर ये मामला इमरान खान का रिजॉल्व हो जाए। वो क्यों चाहते हैं सर? उसकी वजह यह है कि वहां नवंबर में इलेक्शन है। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि अगर मैंने ये रिहाई मुमकिन ना बनाई या रिलीफ ना मिला इमरान खान को कुछ थोड़ा बहुत, तो ये जो सारे उनके ओवरसीज थे पाकिस्तानी, जो उनके सपोर्टर थे, जिन्होंने इस बुनियाद पे ट्रंप को वोट दिए थे कि वो इमरान खान को रिलीफ दिलाएंगे, तो वो समझते हैं कि अगर इमरान खान को रिलीफ मिल गया तो वो सपोर्टर दोबारा रिविजिट करके वो वोट कर है कुछ, और क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी मुश्किल में है, तो वो चाहेंगे कि कुछ सीटें जो है वो अपनी सेव कर सके। तो कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल हालात बन गए हैं। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है कि इमरान खान के 3 साल भी मुकम्मल हो गए हैं। अब आप कितना उसको और अंदर रख सकेंगे, तो कुछ चीजें पसे पर्दा चल रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मामला तय हो चुके हैं, मैं ये कह रहा हूं कि स्टैब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पे खड़ी है, इमरान खान अपने साथ खड़े हुए हैं। इनके दरमियान अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, और मैं चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, ज़ाती ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान भी लचक का मुजाहरा करें पाकिस्तान के मफाद की खातिर, क्योंकि ये सियासी लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने की नहीं है। इससे सियासी तनाव बढ़ रहा है,
इससे सियासी माजराई बढ़ रही है, इससे मईशत मुतासिर हो रही है, इससे दहशतगर्दी मुतासिर हो रही है। तो ये बड़ी सियासी जमातों के दरमियान अगर मफाहमत होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। लेकिन देखना होगा कि ये जो मफाहमत का खेल पसे पर्दा शुरू हुआ है, इसमें कौन कितनी लचक दिखाता है। अच्छा, आपने उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर दी, इमरान खान की बात कर दी, हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत वहीं खड़ी है जो 8 फरवरी की रात को खड़ी थी। यानी उसको पता है कि ये हुकूमत कैसे हमें मिली थी। वो तो घर जा चुके थे, आपको पता है, उनको उठाकर जो है हुकूमत दी गई थी। देखिए, इस हुकूमत की बुनियादी नाकामी 4 है। एक, वो बलूचिस्तान में इन्होंने जो दहशतगर्दी हो रही है ना, उसमें ये हुकूमत पॉलिटिकली बलूचिस्तान की जमातों को एंगेज करने में नाकाम है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी इनकी नाकामी ये है, अफगानिस्तान के मामले में इन्होंने कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं की, बल्कि इनके वजीर दफा जिस किस्म का ज़बान लहजा इख्तियार कर रहे थे, उससे भी काम खराब हुआ। ठीक है। तीसरी इनकी नाकामी ये हुई कि जनाब मईशत जो है ना, वो बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुई और ये पैसा नहीं ला सके आज तक। चौथा, ये जो इन्होंने दावे किए थे कि गवर्नेंस के अंदर हम इंप्रूवमेंट्स करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, इस्लाहात करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, वहां पर भी नहीं ला सके। पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी, और अब पाकिस्तान की आबादी अगर हम देखें तो 26-27 करोड़ के करीब है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसकी हम अभी सारी डिबेट कर रहे हैं, नए इंतजामी यूनिट या नए सूबों की, तो क्या मुमकिन है 4 गवर्नर्स, 4 वजीर आला या 5 कह लें, उनसे ये सारे लोगों को मैनेज करना है इंतजामी तौर? चल ही नहीं सकता सर। आप मुझे बताएं ना, अगर चल सकता, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, नहीं तो फिर अब तक चला क्यों नहीं? एक बात देखिए, वक्त के साथ साथ जो है ना, चीजें बदलती रहती हैं, लीडर्स बदलते रहते हैं। भारत के अंदर नए सूबे बने हैं जी। भारत ने बस एक काम ये किया, अकली काम, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन ने 2 साल की एक रिपोर्ट जारी की और फिर कहा कि ये नए सूबे इस तरह से बनेंगे। तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर सूबे बनने शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज। ऐसे नहीं इकट्ठे 32 बन गए, इकट्ठे 20 बन गए, बतदरीज बनने शुरू। आपको नए इंतजामी यूनिट भी बनाने हैं, आपको नए सूबे भी बनाने हैं, आपको जैसे नए जिला बने ना जी। अब मैं जिस वो जमाने में हम पंजाब में 25-24 जिले थे, अब वो 40-42 के करीब पहुंच गए हैं। तो 7-7 डिस्ट्रिक्ट बढ़ रहे हैं ना। तहसीलों को हमने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया है। तो जब हमने तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, तो फिर नए सूबों को नए सूबों का दर्जा दे दें। एक और बात, ये गैर मुनसिफाना अमल है सर कि पंजाब को आपने सबसे बड़ा सूबा बना दिया। आपने 3 सूबों की आबादी को एक तरफ रख दिया है और पंजाब को वसाइल के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा सूबा बना दिया। और अभी जो रिसेंट बजट पेश हुआ है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी वक्त आप मुझ पर उस पर प्रोग्राम कर लें। पंजाब का जो हालिया बजट है, उसमें जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया है बड़े बुरे तरीके से। वो कैसे? बजट के कॉन्टेक्स्ट में, बजट में तालीम का मामला, सेहत का मामला, फला मामला, जी, उसमें वो पैसे नहीं आए। अच्छा, जब आप, तो ये मैं कहता हूं कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि नए सूबे बनने चाहिए मुशावरत के साथ ना, डिक्टेशन से सब नहीं बनेंगे। उसका मैंने एक हल बताया आपको, आईनी तरीकाकार है। अब वो आईनी तरीकाकार सियासी जमातों में इत्तफाक राय है, वो अगर होगा तो ये बनेंगे आईनी तरीकेकार के तहत। सर, जो उसका आईनी पेचीदा जितना है वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, अगर ये तीनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो होंगी। वो तो बल्दियाती निजाम नहीं लेके आ रही, सूबों कैसे तकसीम कर? वो अगर वो तैयार नहीं होंगी, हाँ जी, तो उनके कोई कान मरोड़ देगा, जैसे माजी में मरोड़ते रहे। हाँ, ये भी तो देखे ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो मेन कल्प्रेट वो सियासी जमातें ही नहीं इंतजामी यूनिट बनने दे रही। देखिए सर, सियासी जमातें खाइफ है ना। सियासी जमातें समझती हैं कि जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होगी, मिसाल के तौर पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर शरीफ खानदान, ठीक है, सिंध का चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी, हाँ जी, ठीक, भट्टो खानदान एक किस्म का। अब आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स का इंतखाब करवाएं सूबे बना के 3-4 जी, तो शरीफ खानदान से तो निकल जाएगी ना सूबाई सियासत। हाँ, ठीक है। साउथ से कुछ और आएगा, उधर से कोई और आएगा, इधर से कोई और आएगा। तो ये तो वन मैन शो था ना जो इनका टूटा है। पीपल्स पार्टी का भी टूटेगा, हैदराबाद, कराची, इधर से निकलेगा, कोई और जगह से निकलेगा, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में निकलेगा, इसी तरह से बलूचिस्तान में निकलेगा। तो मैं तो पहली मेरी कोशिश ये है कि जो मैं चाहता हूं कि ये मुशावरत के साथ हो, एक बात, ताकि ये तकसीम तनाज़ा ना पैदा करे, एक बात। लेकिन अगर सियासी जमातों ने अपने अंदर लचक नहीं दिखाई, या तो वो लोकल गवर्नमेंट को इतना स्ट्रांग कर देते तो आज सूबों की डिबेट ही ना होती। ये मैं आपको बताऊं। अच्छा सलमान भाई, यहीं पे एक सवाल, आपने चूंकि बात की सूबों बल्दियाती निजाम को स्ट्रांग कर देते,
इंडिया का पंजाब है, मेरे ज़हन में ऐसे एक सवाल आ गया कि इंडिया का पंजाब है, वो तकसीम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना जो इंतजामी यूनिट्स बहुत सारे बना दिए, ये भी तो कर सकते थे ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इन्होंने करने थे ना, क्यों नहीं किए? इन्होंने वो 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर से आज तक आगे नहीं बढ़े, एक बात। और दूसरी बात यह कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को महफूज बना दिया, पैरालाइज। अब आप मुझे बताएं, पंजाब का आखिरी इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट का 2015 में हुआ है जी, ये 2026 है, 11 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। कोई अकाउंटेबिलिटी है सूबाई हुकूमत की? कोई कानून कहाँ? लोकल गवर्नमेंट के लॉज हैं वो जो अदालतों में जाते हैं वो क्या करें? अच्छा, सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट लॉ है, वो कराची का मेयर जो है, जो पीपल्स पार्टी का अपना मेयर है, वो कहता है मेरे पास इख्तियारात उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। केपीके के अंदर देख लें हाल क्या है, बलूचिस्तान में देखें। तो लोकल गवर्नमेंट बना भी दें, उनको आपने ये इख्तियारात नहीं देने, बेयारो मददगार रखने हैं, तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? मुझे समझ ये सेमिनार हो रहे हैं, ये जो आवाजें रही हैं ठीक हो रहे हैं, होने चाहिए। सर मैं इसका कहता हूं कि इन आवाजों से कम लोगों के अंदर एक शऊर जा रहा है कि भाई ये जो निजाम आपने बनाया हुआ है ना, ये नहीं चलेगा ऐसे। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है नईम साहब जी, लेकिन मैं पाकिस्तान से मोहब्बत मेरी उस वक्त और ज्यादा उजागर होगी जब मेरे बुनियादी हकूक की पासदारी होगी मेरे बच्चों के लिए। अब मेरे पास स्कूल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में मैं भेज नहीं सकता, वहाँ तालीम नहीं है सही तरीके से, अस्पताल उस तरह से नहीं है, पानी नहीं है साफ, हाउसिंग हमारे पास नहीं है। तो ये जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं, अगर आप ये पूरा नहीं कर रहे हैं तो मेरे रियासत के साथ मोहब्बत, मुल्क के साथ जो मोहब्बत है, उस पर सवालात तो उठते हैं ना मेरे अंदर। आप उस पर गुस्सा ना खाएं। जो डिस्पैरिटीज के मॉडल्स हैं, लोग जब सवाल उठाते हैं, अभी मैं कल एक लड़के का सवाल देख रहा था, उसने मरियम नवाज से सवाल किया कि मेरी एक ही बेटी है, एक मेरी बहन है और मैं उसकी अभी वो तो फला मेरी रेडी उठा के वो ले गए, आप बराए मेहरबानी मेरी रेडी आज़ाद कर दें, और वो मुझसे 2000 रुपये उससे मांग रहे हैं। 2000 उसकी दिहाड़ी नहीं है। कोई कानून ऐसे बनाए जो लोगों को खड़ा कर सके। लेकिन एक चीज इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि इस्लामी की क्या 80,000 के करीब 80,000 अरब के करीब हमारे मुल्क पे कर्जा है। अगर जो हमारे सियासतदानों के हालात हैं, जो अयाशियां हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल सिस्टम है, जो हमारे बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज हैं, जो चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, नए सूबे बनते हैं, तो ये सारे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये एक सवाल जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल डिस्कस हो रहा है नए सूबों की तश्कील के ऊपर, वो यही हो रहा है। और इसका पैरेलल जो जवाब दिया जा रहा है कि वो इंतजामी यूनिट जो है उसको बुनियाद बना ले, फिलहाल नए सूबों के ऊपर कमीशन वगैरह बना ले और उसको फिर आगे जाके देखें और बतदरीज बनाए, एक सूबा बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए, इस तरह से स्लो चले। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल उठाता हूँ, ये सारा जो शाहाना अखराजात है जी, जो 4 सूबों का भी है, ये काबिल कबूल है आपको? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का कबूल है? नहीं। जजेस का कबूल है? नहीं। एस्टैब्लिशमेंट का कबूल है? नहीं। हुकूमत का कबूल है? नहीं। तो फिर आप पहले इसके अंदर ही रिफॉर्म्स कर लें। यानी ये दुनिया का वाहिद मुल्क है नईम साहब, दुनिया का वाहिद मुल्क जहां जिस प्रोटोकॉल के साथ हुक्मरानी हो रही है। अच्छा, मैंने तो एक शख्स आए, लोगों ने उनको पजीराई दी, करोड़ों के जलसे उनके हुए, लाख, उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटियों में बदल दूंगा, आवाम के लिए खोल दूंगा, चीफ मिनिस्टर हाउस कम कर दूं। उनके पास इख्तियार भी ज्यादा था, पब्लिक भी साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, वो क्यों नहीं कर सके? 3 बातें आपने अच्छा याद करवाया। समरी गई उन्होंने भेजी। हमारे यहाँ हुकूमतें कितनी मजबूत होती हैं उसका अंदाजा मैं आपको 3 मिसालों से देना चाहता हूँ जो इमरान खान की दौरे हुकूमत की है जी। इमरान खान ने एक स्टडी करवाई और एक स्टडी करवा के कहा कि ये जो GORs है जी, इनको हम बेचेंगे और इनके मुकाबले में दूर दराज लोगों को 10-10 मरले के मकान बना के इन अफसरों को देंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर के GOR, कराची के GORs और पिंडी इस्लामाबाद के GORs का अंदाजा लगा लिया है, वो ये सूरत है। उन्होंने बड़े फख्र से आकर टीवी पे खताब किया कि जनाब मैं ये करने जा रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग थी, उसने कहा भाईजान तुसी बड़े कमजोर वजीर आजम हो, ਤੁਹਾਡੇ तो पहले भी आके कुछ लोगों ने पट्टो वर्गे ने इनकलाब लियाने की कोशिश की थी, नहीं होना। जब प्रेस क्लब का इलेक्शन जीते तो सारी बॉडी गई तो इमरान खान साहब से मुलाकात करने, जब वो बनी गला होते थे तो यहाँ पे बैठे हुए जब उनकी टांग पे गोली भी लगी हुई थी तो उन्होंने, मतलब मैं उनकी ज़बानी ये बात कर रहा हूँ कि बात बताई कि मैं जब बतौर वजीर आजम मेरे बहनोई के प्लॉट पे कब्जा हो गया तो मैं वो नहीं छुड़वा सकता। वो मैंने बताया ना, सीसी लाहौर ने बताया था, वो नहीं छुड़वा सकता। अब इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में इख्तियारात जी किसके पास है? यानी अब ये जो कहा जाता है ना फौज के पास, हाँ, फौज तो मुफ्त में बदनाम हम ज्यादा कर देते हैं। जितनी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है
और जितनी लिखत पढ़त ब्यूरोक्रेसी को आती है आपको अंदाजा नहीं है। और ये जो हमारे सिविल अफसरान हैं, जिस तरीके से वजीरों को, अब आप बताइए कितने वजीर हैं जितना लीक्स पढ़ सकते हैं और जिनको पता ही नहीं होता, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, वो उनको डरा भी देते हैं, जो करना हो या डरा देते हैं या पैरा ऐसा लिख देते हैं, पैरा ऐसा लिख देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिस्टम के फेलियर्स हैं। अब आप देख रहे हैं ईरान की पार्लियामेंट, सारे PhD एमफिल्स पढ़े लिखे लोग आते हैं, या बगैर पढ़े लिखे भी बंदा असेंबली का मेंबर बन सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं जी कौमी असेंबली के मेंबर के लिए कोई तालीमी शर्त नहीं होनी चाहिए। पहले BA रखी थी ना, वो छोड़ो, वो तो शर्त होता है ना। अब क्या है, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, चले मान ली। अब आप उससे पूछें चाहिए इसकी हमने शर्त खत्म कर देते हैं, इसका काम क्या है जी? इसका काम है कानून साजी करना। तो वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो कानून साजी क्या करेगा? लेकिन ना ये कितना मुतजाद है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि उसकी तालीमी शर्त नहीं होगी और दूसरी तरफ उसकी जॉब क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि उसने कानून साजी करनी है। कानून साजी कैसे करेगा? सलमान भाई, ये तो इंडिया में भी वो तरक्की कर गया, बड़ी जगह चला गया, जमहूरियत भी बड़ी जबरदस्त है, उनका इख्तियारात भी बड़े हैं, उनमें भी अनपढ़ लोग हैं। लेकिन इंडिया की पार्लियामेंट में बहुत पढ़े लिखे लोग भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के अंदर खास तौर पे जो उनकी रीजनल पॉलिटिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, जो बाकी जमातों की है, उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आए। मैं ये कह रहा कि इंडिया का कोई आइडियल हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन मैं तो अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए सवालात उठा रहा हूँ ना कि ये क्यों ऐसा है कि हम ऐसे लोगों को, देखिए ना, हम कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं जो सड़कें बनाना चाहते हैं जी। तो आप ये काम दे देना लोकल गवर्नमेंट को यार, वहां लोग ये जाएं, वहां पे जाके इलेक्शन लड़े। आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली की सीट छोड़कर इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि वहां पे ज्यादा पैसा है और वहां ज्यादा इख्तियारात है। ये राना साहब जो राना हयात कसूर वाले, इन्होंने भी लड़ा। तो काफी लोगों ने अपने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफा देके डिस्ट्रिक्ट नाज़म के इलेक्शन लड़े थे। लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि उनका काम ही सड़कें बनाना है। अगर उनकी तवज्जो वो है, और जो कानून साजी करना चाहते हैं उनको कानून साजी पढ़े लिखे आएंगे सूबाई। अच्छा, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आप आर्काइव में जाके ना 70 के और 77 के अरकान असेंबली को देख ले। क्या मौलाना मुफ्ती महमूद का, मौलाना न्याजी, गफूर साहब, शाह फरीदुल हक साहब, प्रोफेसर कौसर न्याजी साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी के सब, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि उनको पता था। और डिबेट्स देखें, मुबश्शिर हसन साहब, उनकी डिबेट्स देखें कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में। और अब क्या है, हर बंदा फाइल उसने यहाँ पे बगल में रखी होती है, वो कहता है मिनिस्टर साहब जरा डेवलपमेंट फंड थे, नौकरी थे, ट्रांसफर दे, जरा ना दस्तखत कर दो, ताकि सारा सिस्टम चल रहा है। मिनिस्टर्स मेंबर्स को ना प्राइम मिनिस्टर मिलता है, ना चीफ मिनिस्टर मिलता है, और उनको अगर मिल जाए तो वो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि आज वजीर आला से मिले, हालांकि वो भी उनकी तरह पार्लियामेंट का हिस्सा है। सर, एक मेंबर पिछले निजाम में, जनरल मुशर्रफ के निजाम से पहले, एक बंदा खुशी खुशी आ रहा सी। अच्छा, उन्होंने कहा मैं डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा, उन्होंने कहा यार तेरी तो लॉटरी निकल आई, डिप्टी कमिश्नर तो किसी को नहीं मिलता। कहता नहीं, मैं छोटे डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ आया। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा चपड़ासी होगा। उन्होंने मैं पैसे देके अपना काम करवा। ज्यादा लंगर तो हमारे सबरे पाकिस्तान के चहीते इमरान खान साहब ने लगाए थे। मैं उस वक्त भी, ये मसले का हल नहीं है। उसकी वजह है, एक वक्त तो चले मैं आपसे खाना खा लूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चले रोज वहां लंगर लगता है तो मैं रोज ही आ जाना शुरू हो जाऊंगा। तो मैं काम भी छोड़ दूंगा, काम भी छोड़, मैं तो नकारा हो गया। तो आप लोगों को लंगर की तरफ ना लेके जाएं, लोगों को कामों की तरफ इंगेज करें, हुनर की तरफ इंगेज करें, उनको माशी एक्टिविटी में लेके। अच्छा सलमान भाई, ये आपके नजदीक, चले इसी बात से एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि मैं पूछ लूं, आपके नजदीक बतौर तजिया निगार और कालम नवागार के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मईशत या इंतजामी अमूर क्या है? मेरे नजदीक गवर्नेंस है। मईशत, आपकी गवर्नेंस ठीक होगी तो मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, आप गवर्नेंस को ठीक करें, मईशत के अंदर जितने लूपहोल है ना, पैसों का ज़िया हो रहा है, नाजायज वसाइल का ज़िया हो रहा है, वो सारा रुक जाएगा। ये तो बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियां चल रही हैं, ये सारी रुक सकती हैं। आप अपने गवर्नेंस के निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करें, उसको अकाउंटेबल करें, उसको मॉनिटर करें, उसको चेक एंड बैलेंस में लेके आए, तो आप अपनी मईशत को ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। आखिरी 2-3 क्वेश्चन, चूंकि हम मीडिया के, अगर मीडिया के बारे में सवाल ना करें तो गुफ्तगू का मजा नहीं आना। आप क्या समझते हैं कि हमारा जो मौजूदा मीडिया है ये कहाँ पे खड़ा मीडिया है, नहीं है? जो सहाफत थी वो है, नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक में मीडिया जो है वो बहुत तेजी से श्रिंक हुआ है और सुकड़ा है, और उसमें बोलने की आज़ादियाँ जो है वो महदूद हो रही हैं पूरी दुनिया में। और ये जो कैपिटलिस्ट माशरा है,
ये मुतबादल आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप को भी गिला है अपने मीडिया से, मोदी का जो मीडिया है उसको भी उससे गिला है, हमारे हुक्मरानों को भी गिला है मीडिया से। बाकी बांग्लादेश में सुन लें, श्रीलंका, सब जगह पे नजर आता है। और दूसरी बात यह कि अब वो मीडिया भी नहीं रहा, ना वो सहाफ़ी रहे, ना वो दानिश्वर रहे, ना वो लिखने वाले रहे, ना वो एडिटर रहे। तो सेठ का मीडिया है, एडिटर का मीडिया नहीं है। एडिटर तो बेचारा अपनी नौकरी बचाए बैठा है, ठीक है। तो एक तो वो बचाए, फिर मीडिया में प्रोफेशनल लोग नहीं आए और नॉन प्रोफेशनल अब ज़्यादा आ गए हैं। फिर रही सही कसर जो है ना, ये जो कहते हैं ना, हमने जनरल मुशर्रफ ने टीवी लॉन्च किए सारे के सारे प्राइवेट, उस वक्त एक पीटीवी था, अब हमने 100 पीटीवी बना दी हैं। ठीक है, अखबारात की तादाद देख लें, अखबारात छपने वाले नहीं होते थे। आज मैंने अपने इदारे को कहा कि मुझे अखबार की फ़ाइल जो आती थी वो बंद हो गई है। उन्होंने कहा सर अब वो नहीं आया करेगी, अब आप इंटरनेट से अखबार पढ़ा करें। ठीक है ना, तो वो अब हम अखबार देना बंद कर बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर ये डिजिटल मीडिया आ गया, उसमें फिर एक बेहंगमी आई सारी, और उसमें तो सारा बिजनेस बन गया सारा का। सहाफत तो रही नहीं। तो अच्छा, सहाफत होती थी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, हाँ, अपने मेयारात के ऊपर, तहकीक के ऊपर, खबर के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। अब कल तो एक ऐसे सहाफ़ी को भी सदारती अवार्ड मिला है माशाल्लाह, जिसने नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बेडरूम्स का जायज़ा भी लिया था। ठीक है ना, आपको मालूम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो जब इस तरह की सहाफ़त होगी, और मैंने एक और जो सबसे बड़ा अलमिया देखा है, आप नईम साहब खुद भी इस बात के गवाह होंगे, हमारे सहाफ़ी अब हुक्मरानों के बहुत करीब हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो गए हैं, जजों के बहुत करीब हो गए, पुलिस के करीब होंगे, दोस्ती हो जाएगी, पुलिस के बहुत करीब हो गए, ब्यूरोक्रेसी के बहुत करीब हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि हम जितने ताकतवर लोगों के साथ करीब होंगे ना, उतने हमारी मराद जो है ना वो सिक्योर हो जाएंगी। तो जब सहाफ़ी लोगों के मुकाबले में, अपने कलम के मुकाबले में, अपनी सच्चाई के मुकाबले में ताकत के साथ जाके जुड़ जाएगा ना, तो फिर वो सहाफ़ी तो नहीं रहेगा, वो सहाफ़ी के नाम पे एक और चीज़ है। सलमान भाई, सहाफ़ी तो सहाफ़ी नहीं रहे, नजरियाती भी नहीं रही। क्या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये नजरियाती हैं, ये पावर कंपनीज हैं? मैं तो उनको बहुत अरसे से, बल्कि एक दफ़ा मजीद निज़ामी साहब ने मुझे इतराज़ किया कि आपने अपने मजमू में निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लिखा है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो निज़ामी साहब के साथ मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनको कहा कि मैं तो इस नुक्ता नज़र का हूँ सर, ये शुरू से ही निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारे यहाँ जो नज़रियाती जमातें थी, ये 70 और 80 की दहाई का मसला है, जब दाएं बाजू और बाएं बाजू की सियासत होती थी और फिक्री लड़ाइयाँ थी। उसमें जमात इस्लामी भी थी, उसमें JUI भी थी, उसमें और भी लोग थे, उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN की भी देखी। 2000 के बाद जो लड़ाई हुई ना, वो नज़रियाती लड़ाई नहीं रही, नज़रियाती कशमकश ख़त्म हो गई। अब ये कमर्शियल इंटरप्रेन्योर्स मॉडल्स हैं, कमर्शियल इंटरप्रेन्योरशिप्स बन गए हैं। अब उसमें नज़रियाती मामला जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और सबके मजहबी जमातें हों चाहे सियासी जमातें हों, सबके बिजनेस इंटरप्रेन्योर्स हैं। अब अंदाज़ा लगा लें, बिजनेस इंटरप्राइजेस कुछ पे चल रही हैं, तो उस पर क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए जो हमारी माशरे का ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है, वो सियासी जमातों की अपनी कमज़ोरियों की वजह से कौम को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सलमान भाई, आप क्या फोर्सी करते हैं? लगता है कि कोई नई सियासी जमात या कोई नया सियासी ग्रुप बन जाएगा इन फ्यूचर? मुझे लगता है कि जिस तरह से ये निज़ाम चलाए जा रहे हैं, ये लंबे अरसे के लिए नहीं चलेंगे। अब इसमें से क्या चीज़ ज़हूर होती है, क्या चीज़ निकलती है, वो देखना होगा। और सिर्फ सवाल ये है कि वो लोग अपना रास्ता निकालते हैं या बड़ी ताकतें जो हैं वो अपना रास्ता निकालती हैं। आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि लोग अपना रास्ता निकालेंगे, और नीचे से कुछ ना कुछ जो जनरेशन है ना, ये जो नई नस्ल हैं, उनके अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और वो हुक्मरानों पे एक बड़ा दबाव डालेंगी, एक प्रेशर्स बिल्ड करेंगी। उसके नतीजे में जो पावर एलीट है वो अपने आप को मॉडिफाई करेगी, और मैं एक नई पॉलिटिकल फोर्स जो है वो भी देख रहा हूँ। और मैं इमरान खान को भी रोल आउट नहीं कर रहा हूँ अभी इस मामले में, और वो देखना पड़ेगा कि वो किस शक्ल में सामने आते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिक्स का दायरा कार है ना, वो 18 से 35 साल के नौजवानों के हाथ में अब होगा, वो ही फैसला करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी, PMLN जैसी जमातें जो हैं, इनके पास ये 18 से 35 साल का वोटर नहीं। तो फिर वोटर तो जो कहते हैं जिस जमात के पास है, क्या अभी आज इमरान खान के पास है, उनके पास चला जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी नाकामी वोटर के मिजाज को बदल देती है।
अच्छा, जरूरी नहीं कि उसके पास है तो उसी का ही नहीं सर, वोटर देखिए ना, एक जमाने में नवाज शरीफ के पास था ना, सबसे ज्यादा वोट नवाज शरीफ के पास ही रहा ना, तो आप नवाज शरीफ के पास तो नहीं रहा वोटर। अच्छा सर, क्या ऐसी खूबियां थी नवाज शरीफ में जो उसके बाकी पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लीडर्स में वो नहीं है? नवाज शरीफ ही क्यों लीडर बना था, बाकी क्यों नहीं उस तरह बन सके? देखिए, नवाज शरीफ साहब को 4 एडवांटेज थे। एक तो एस्टैब्लिशमेंट, बेनजीर के मुकाबले में उनको एक दाएं बाजू का लीडर चाहिए था। ठीक है। वो जनरल हमीद गुल की मेहरबानी से जमात इस्लामी उनकी गोद में डाल दी गई और वो इस्टेब्लिशमेंट के हीरो बन गए, और वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो सारा बना उसके। दूसरे, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, पैसा भी उनके पास था। तीसरा, उनको मीडिया को और बाकी इदारों को खरीदना आता था, उस पर उन्होंने बड़ी सरमायाकारी की है। पाकिस्तानी मीडिया पे और बाकी लोगों पे उन्होंने बड़ी सरमायाकारी की है, इसमें कोई शक नहीं। और चौथा ये कि जो एंटी पीपल्स पार्टी वोटर था उसको भी एक लीडर मिल गया जो कि पहले नहीं था। जमात इस्लामी को मिल गया, सत्तार न्याजी को मिल गया, मौलाना शाह मंदुरानी को मिल गए, मुस्लिम लीग को मिल गए, उनको भी वो मिल गए। तो एक तो नवाज शरीफ की खूबी है। फिर नवाज शरीफ के अंदर जरा मिलनसारी बहुत है, लगते हैं ना भोले से, तो लोगों से घुलना मिलना उनका बहुत अच्छा है और वो बड़े उसमें रहते हैं। तो ये 5-6 खूबियां उनको और सियासत में ये जो मिलनसारी और मिलना जुलना तो बड़ी, ये शहबाज शरीफ में नहीं है, ये हमजा में नहीं है, ये मरियम में नहीं है। नवाज शरीफ इसीलिए आज भी जब स्टेज पे बैठता है वो इन तीनों के मुकाबले में मुनफरिद नजर आता है, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं नाकद उनका, लेकिन मैं उनको तस्लीम कर रहा हूं कि ये उनकी खूबी है और वो इस बारे में अपना हुनर रखते हैं। और वोट बैंक आज भी नवाज शरीफ का है, और अगर आज नवाज शरीफ दुनिया से गुजर जाते हैं तो आप ये पार्टियां जो है ना, ये अपने वोट बैंक को मेंटेन नहीं कर सकेंगी, ये मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं कर सकेंगी। खुदा ना खास्ता जिस तरह के वजाहत अली खान साहब ने एक खबर दी, एक मतलब वो गलत खबर थी, अल्लाह सबको जिंदगी दे, बड़े पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब की इंतकाल की उन्होंने खबर दे दी। तो अगर ये खबर सच्ची साबित होती, खुदा ना खास्ता, मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, या हम इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं, इमरान खान, अगर जिस तरह आपने बात की नवाज शरीफ माइनस होते हैं तो नून लीग का कहानी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब माइनस होते हैं या किसी वजह से अल्लाह ताला कोई भी वजह बनती है, तो फिर क्या देखते हैं, पीपल्स पीटीआई कहाँ होगी? फिर अलीमा खान के पास होती पार्टी। चला पाएंगे इसे? वो हमारे यहाँ फिर फैमिली पॉलिटिक्स का एक होता है दौर, वो चलता। उसकी वजह यह है, कोई बंदा ऐसा नहीं है पीटीआई के अंदर जिसको वोटर्स इमरान खान का वोटर तस्लीम करे, मां सवाए पीटीआई के अंदर से अलीमा खान को। एक बात, वो चला सकेंगी नहीं चला सकेंगी वो एक अलग बहस है, लेकिन जो वोटर है ना उसका, जो इमरान खान को पसंद करता है, वो बैरिस्टर गोहर को, शाह महमूद को या फलां को तस्लीम नहीं करेगा, वो बैरिस्टर गोहर के पास ही रहेगी। और अगर वो चला पाई तो कामयाब रहेंगी, नाकाम हो गई क्योंकि उनकी भी अब एज काफ़ी है, तो नाकाम रही तो वो पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पीटीआई जो है उसने अपने आप को बतौर जमात इतना मजबूत नहीं किया जितना इमरान खान का कल्ट जो है वो मजबूत हुआ है। इमरान खान ही शख्सियत है, वो उसी की गिरद पार्टी घूमती है। उसी पीएमएलएन में तो बेशुमार लोग हैं ना, लेकिन पीटीआई में कोई बड़ा नाम जो है सवाए शाह महमूद कुरैशी के, आपको बड़ा नाम नजर नहीं आता, लेकिन उस पर भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात रहते हैं। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज हमारी जो गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि वो बातें कर सकें जो आपको जानना ज़रूरी है। कोशिश की कि हम 18वीं तरमीम, सूबों की नई जो सूबों की बनावट की बातें हो रही हैं उस पर बात कर सकें।